हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड एल्डिहाइड और कीटोन के पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली देखिए, इसमें हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये दो टॉपिक ही इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी कुछ जनरल फीचर्स हैं जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कुछ बातें हैं। जैसे जो मैथेनेल है, मैथेनेल जिसे हम क्या कहते हैं, मैथेनेल को हम कहते हैं HCHO। क्या कहते हैं? HCHO। ठीक है। ये क्या है? रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? ये गैस की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? गैस की फॉर्म में। उसके बाद बात करें एथेनेल। एथेनेल मीन CH3CHO। ये क्या होती है? ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड होती है। और लिक्विड भी कैसा? वोलेटाइल लिक्विड होती है। कैसा लिक्विड होती है ये? वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड होती है। ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा जो इससे ज़्यादा कार्बन के जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड्स है वो कैसे हो सकते हैं? लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और कुछ सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं ना। ये इनकी कुछ जनरल बातें हैं। बाकी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, इनसे नहीं पूछे जाते। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन और ईथर्स या हेलो एल्केन्स की भी बात करें, इनसे ज़्यादा ही होते हैं ना। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड ketones are higher than सेम मॉलिक्यूलर, जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है ना, कंपेरेटिवली, देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, ईथर्स कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। रीजन क्या है? रीजन की बात करें तो रीजन है डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है किनमें? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। इसी कारण क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है जो हाइड्रोकार्बन और ईथर हैं, स्पेशली उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, है ना। और रीज़न है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है या लोअर होता है देन अल्कोहल्स।
है ना। अल्कोहल से क्या होता है, लोअर होता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स boiling points are lower than alcohols। तो अल्कोहल्स से इनका लोअर होता है। इसके पीछे अगर रीजन की बात करें तो इनमें जो रीजन होता है वो क्या है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है ना। तो एब्सेंस ऑफ इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एब्सेंस के कारण क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लोअर होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे ब्यूटेन है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर मैथोक्सीमेथेन है। मैथोक्सीमेथेन क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है ना, मैथोक्सीमेथेन, ये ईथर है। उसके बाद बात करें तो प्रोपेनेल हो जाता है, प्रोपेनेल। उसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। और फिर आ जाता है प्रोपेनॉल, है ना। तो ये क्या है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, लिख सकते हैं हम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग से ज़्यादा हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये ना, डिक्रीजिंग नहीं, क्या है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए कौन जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, अगर बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। यहाँ बात करें इसका होता है मैथोक्सी मैथेन का होता है 281 केल्विन। इसके बाद बात करें प्रोपेनेल का होता है टू थर्ट टू सॉरी 322 केल्विन हो जाता है, क्या होता है 322 केल्विन हो जाता है 322। एसीटोन का हो जाता है 329। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि प्रोपेनल के जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनके ज़्यादा डिफरेंस होते हैं नहीं, लेकिन डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पर। कितना होता है 370 केल्विन, जो बहुत ज़्यादा है ना। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, जैसे इसका 58 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, यहाँ 58 है, यहाँ बात करें तो ये भी 58 है और ये 60 है। तो मॉलिक्यूलर जो मास है वो ठीक है, ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो इससे हमें पता चलता है प्रोपेन या प्रोपेनेल है, एसीटोन है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से हायर होते हैं और अल्कोहल से लोअर होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बात करें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो तो क्या होते हैं, एवरी रेशो में, कोई भी रेशो आप ले लीजिए उसमें क्या होंगे, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे।
है ना। तो लोअर molecular mass of aldehyde and ketones are soluble in water in रेशो। एवरी रेशो तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, बाकी इक्वल रेशो की बात कर सकते हैं मैंने, इक्वल रेशो ठीक है। सिंपल रखो आप ये। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एल्किल समूह बढ़ाएंगे या कार्बन नंबर बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स इन aldehyde and ketones are solubility in water is decrease। तो ये डिक्रीज होती रहती है, होती जाती है ना, धीरे 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 जैसे हम कार्बन के नंबर बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें, ये तो वाटर के साथ थी, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in organic सॉल्वेंट्स। तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से सॉल्वेंट्स हैं, जैसे बात करें तो यहाँ पर बेंजीन है, ईथर है, मैथेनॉल है। इन सभी में क्या है, ये सोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये इनका यूज किया जाता है परफ्यूम में, है ना। और फूड सब्सटेंसेस उनमें होते हैं, उनमें क्या किसके लिए किया जाता है इनका यूज किया जाता है स्वीट स्मेल के लिए। किसके लिए, स्वीट स्मेल के लिए। मतलब क्या होता है कि जो स्मॉलर स्मॉलर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये क्या होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो ओडोर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनेट्रेटिंग होती है काफ़ी, है ना। तो अच्छी नहीं लगती है मतलब। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लार्ज या हम हायर यूज कर सकते हैं, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स स्मेल और फ्रेगरेंट फ्रेगरेंट नहीं, ये अच्छी स्मेल के लिए यूज किया जाता है, फ्रेगरेंट। दैट्स वाई these are uses in perfume and flavoring agents। फूड में स्पेशली, है ना, फूड में फ्लेवर के लिए, अच्छी स्मेल के लिए इनका यूज किया जाता है। तो मेनली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी चीज़ है, स्पेशली तो बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद हमने कुछ सॉल्युबिलिटी के बारे में, बस नॉर्मल ही है। सॉल्युबिलिटी से पहले वाले कंपाउंड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यों है ये सॉल्युबल,
है ना, ये तो बात हमने क्यों नहीं। इसके सोल्यूबल का रीजन, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ये रीजन तो हमने बताया नहीं। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर, है ना। तो रीजन क्या है, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पीछे का रीजन है। कैसे है देखिए, जैसे यहाँ पर हम, ये तो कीटोन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, ये वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर एक और ले लेते हैं कीटोन, ये हो जाएगा कीटोन डबल बॉन्ड, यहाँ आर, यहाँ आर, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के साथ क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसीलिए वाटर के साथ शो करते हैं, याद रखें। लेकिन इनके पास क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, है ना। यहाँ वाले, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ हमने बात की थी, रीजन लिखा था एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के पास है, ये डाइपोल, डाइपोल भी, डाइपोल मतलब यानी कि पोलैरिटी शो करते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि इनमें डायरेक्ट हाइड्रोजन, डायरेक्ट हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एब्सेंट which directly joined with ऑक्सीजन, मतलब ऐसे कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी होती है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, जिसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, और ये कीटोन है, यहाँ भी ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जैसे, और जबकि हम देखते हैं अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं। और हमने यहाँ जो बात की है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कीटोन के साथ दिखा है, और इस तरह से हम एल्डिहाइड के साथ भी दिखा सकते हैं। ये एल्डिहाइड है ना, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन RNH, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर, ये रहे हाइड्रोजन। तो ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी हमारी, वो यहाँ खत्म होती है, सिंपल सी। मेनली आपको जो ऑर्डर ध्यान रखना है, वो ऑर्डर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर, कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनसे तो लोअर होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, और बात करें हाइड्रोकार्बन और ईथर्स, इनसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। बाकी आपके ऑर्डर ही पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ बात करते हैं। देखिए, इसमें पहली जो रिएक्शन है उसके बारे में, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। पहली जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है, अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो है क्या होता है, एडिशन होता है। होता कैसे,
और उसके रीजन भी, उसके पीछे रीजन भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल ग्रुप है ना। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है यहाँ पर। देखो जैसे ये यहाँ पर ये क्या है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है कोई भी, ये है यहाँ पर आर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, मान लो यहाँ पर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, आर है। और यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। ठीक है, ये एल्डिहाइड एक हमने ग्रुप ले लिया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर पार्शली नेगेटिव और यहाँ पार्शली पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है, अब इसके पास हमने ले लिया एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर कोई NaOH की बात करें, है ना, या HCl की बात कर सकते हैं, NaOH की बात कर लेते हैं, बेस लेना पड़ता है ना, तो यहाँ से ये OH माइनस का एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है। किस पर का अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करने से देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर एक क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस कारण जो ये कार्बन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। कैसे, ये स्ट्रक्चर हम देख भी चुके हैं, कार्बन कंपाउंड की जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी वहाँ हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे ही अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर ले जाता है, कौन, ऑक्सीजन, इससे। और जिस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है, देखिए कैसे इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये कार्बन है, यहाँ पर आकर जुड़ जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो बाकी के ग्रुप्स हैं, ये यहाँ पर आर ग्रुप हमारा, और एक ग्रुप ये रहा हमारा, ये हाइड्रोजन, साथ में यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, sp3 हो जाता है। कैसा हो जाता है, sp3 हो जाता है। और sp3 हो जाने के कारण यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें ये मीडियम से क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है, देखो ये वाला जो स्टेप है ये कैसा होता है, ये वाला जो, ये भी रिवर्सिबल ही है, लेकिन ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट भी इसको हम कह सकते हैं, ये स्लो स्टेप है, और इसको स्टेप सेकंड कह सकते हैं, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये कैसा होता है, फास्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, ये फास्ट स्टेप। अब इसमें क्या होता है, ये मीडियम से H प्लस यानी प्रोटॉन गेन कर लेते हैं, और प्रोटॉन गेन करने से ये कंपाउंड बन जाता है इस तरह से, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर रह जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है प्रोटॉन। तो ये है एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी जो कम प्रोडक्ट है या कोई भी ग्रुप है वो सेपरेट नहीं हुआ है, सब ऐड हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और साथ में मीडियम से क्या ले लेता है, H प्लस ले लेता है, और इस तरह से एडिशन कंपाउंड होता है। यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रक्चर जो होती है प्लेनर होती है। कैसी होती है, प्लेनर होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, अटैक ऑन कार्बन इन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल से अटैक करता है। यही कारण है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो ये हो जाता है
ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म। अब इसी के थ्रू हम जो रिएक्शंस है वो शो करने वाला है, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। ये वाली मैकेनिज्म यहाँ शो होने वाली है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप कैसा होता है ना। एक एक अगर स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट के बारे में अगर कुछ हम बातें लिखना चाहें तो होता क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद और बात करें इसमें तो इट इज स्लो स्टॉप, स्लो स्टेप, टॉप स्टेप, स्लो स्टेप होता है ना। और जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा कैसा होता है, रेट डिटरमाइन, तो इट इज रेट डिटरमाइन स्टेप, ए आर डी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप की बात करें, दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन। सेकेंड स्टेप की बात करें, अब जो प्रोटॉन है उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं ना। अटैक ऑफ, स्पेशली प्रोटॉन ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, अटैक ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन जो कंपाउंड है या प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। और बात करें इसकी तो यहाँ पर दिस इज, इट इज स्लो स्टेप, ये कैसा, सॉरी फास्ट स्टेप होता है, स्लो तो हो गया है, ये है फास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई और ये मैकेनिज्म हो चुकी है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब देखो यहाँ से आगे क्या होती हैं, रिएक्शन स्टार्ट। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम रिएक्टिविटी और देख लेते हैं, रिएक्टिविटी की बात भी यहाँ कर ही लेते हैं। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो क्यों और कौन होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड ये मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से। रीजन क्या है, रीजन के बारे में बात करते हैं। देखो रीजन यहाँ लिख लेते हैं, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, जो रिएक्टिविटी है, क्या है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी या स्लो होगी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है, ये पता ऐसे चलता है, देखो यहाँ पर ये है कौन, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, है ना, और ये है कीटोन। दोनों में बात करें, है ना, इसको भी चलो नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल लाए और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल लेकर आए, तो जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, तो दोनों में यहाँ केवल एक हाइड्रोजन ग्रुप है,
और यहाँ एक आर ग्रुप है। आर ग्रुप छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ना, लेकिन आर ग्रुप का नॉर्मल से नॉर्मल CH3 तो होगा ही होगा। यहाँ पर CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ। ये तो तीनों हाइड्रोजन है और कार्बन है, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के अटैक में रेजिस्टेंस शो करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे, बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, जबकि यहाँ पर कोई बाधा इससे उत्पन्न नहीं होने वाली है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है यही कर रहा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं किसकी तुलना में, कीटोन की तुलना में। कौन से रिएक्शन के लिए, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके लिए क्या क्या होंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इसके लिए हम एक ऑर्डर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक CH3COOH है ना। उसके बाद एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 है। और एक ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, एंड एक हो जाता है यहाँ, और ले लेते हैं एक और एग्जांपल, तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है यहाँ पर। तो इनका जो ऑर्डर है, इनको अगर हम नंबर दे दें, इसको ए कहते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ, या अरेंज, अरेंज ज़्यादा, फाइंड आउट की जगह हम अरेंज की बात करें, अरेंज, अरेंज द ऑर्डर ऑफ reactivity of nucleophilic addition reaction with following compounds। तो इन फॉलोइंग जो कंपाउंड्स हैं इनको अरेंज करना है हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा ए, क्योंकि ये केवल CH3 है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ये होगा। उसके बाद देखो हमारे पास, अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आ रही हैं कि ये होगा या ये होगा। तो अभी भी यहाँ पर एल्डिहाइड ही रहने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस इनसे तो कम है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद बात करें, फिर आता है बी, है ना, और फिर आ जाता है डी। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर का राइट ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, ठीक है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अब जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन है हु इज मोर रिएक्टिव फॉर, हु इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉलोइंग आर, तो इनमें से कौन है जो मोर रिएक्टिव होगा। एक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, और एक है हमारे पास मान लो मैथेनेल है, सिंपल सा। यहाँ पर लिख लेते हैं HCHO, क्या लिख लेते हैं
HCHO। यहाँ पर प्रोपेनेल ले लेते हैं, ठीक है। प्रोपेनेल मतलब CH3 CH2 CHO, प्रोपेनेल, बुक वाला प्रोपेनेल। अब देखो यहाँ पर कौन ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने वाला है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन ये सॉरी एडिशन रिएक्शन शो करने वाला है कौन है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भाग ले लेते हैं, हम जानते ही है ना। कौन कहाँ भाग ले लेते हैं, बेंजीन रिंग में भाग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग में भाग लेने का इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है भाई, ऐसा ऐसा होना चाहिए था ऐसा, लेकिन नहीं होता है। कैसे देखो, इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकती है कि इसका जो इस डबल बॉन्ड शो कर देते हैं यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है 1 2 एंड 3, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इधर जा सकता है, ठीक है। ऐसा होने से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, ये वाली स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाली कंडीशन। और इस पर कैसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस शो हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो के कारण, रेजोनेंस शो हो रहा है। रेजोनेंस शो होने के कारण ये कंटिन्यूसली इस तरह से चलता रहता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, इसकी जो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। साथ में इसका जो ये कार्बन है जहाँ पर अटैक होने वाला है, ये उतना न्यूक्लियोफाइल के लिए बेटर नहीं होता है ना। तो डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आने के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये एक रीजन बन जाता है ना। तो हम बात कर सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लेसर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है और न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेसर इलेक्ट्रोफाइल देन प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। सो सो प्रोपेनेल more reactive for nucleophilic addition reaction than बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बातें हुई हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे उनके साथ हम रिएक्शन शो करने वाले हैं। आज हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात की और इस क्वेश्चन के बारे में भी बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफाइल जो आने वाले हैं वो रिएक्शन देखने वाले हैं। काफ़ी सारे रिएक्शन इस चैप्टर में हमको देखने वाले और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, बड़ा चैप्टर है। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और इस चैप्टर को ईजी बना करिए। धन्यवाद।